स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर गुलाम रसूल आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, हम लर्निंग वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त तक हमने लर्निंग का कंसेप्ट डिस्कस किया, फिर जो कुछ सपोर्टिंग डेफिनेशन थी लर्निंग की जो आपके सिलेबस में थी वो हमने डिस्कस की। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग भी हमने डिस्कस किया। फिर स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यू मे से द टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो टॉपिक भी हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ लर्निंग, जो हमारे सीखने के जो क़वानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो जो लॉस ऑफ लर्निंग है, ये हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, E.L. थॉर्नडाइक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये उन्होंने लॉ दिए हैं। उनकी जो एक थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो वो जब आप क्लासेस जो है प्रमोट करके आगे जाएंगे तो आप वो थ्योरी भी पढ़ेंगे। अभी आपके वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपको हवाला देना ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो लॉस ऑफ लर्निंग है, ये प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग। तो ये चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने के एतबार से भी ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको मैं प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस जो है वो इकट्ठे पढ़ाऊँगा तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग पढ़ाऊँगा कि जो लर्निंग के जो इब्तदाई क़वानीन हैं, जो इब्तदाई असूल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी का मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पहले आते हैं, जो अशद ज़रूरी हैं, जो हर जगह ऑपरेटिव हैं। तो लॉस ऑफ जो प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग है, इसमें तीन मेन लॉस हैं। वो आप लिख लीजिए, आपके पास नोटबुक और पेन होगा। फर्स्ट लॉ आप लिखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड लॉ लिखिए आप, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा लिखिए आप, लॉ ऑफ इफेक्ट, EFFECT, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपने लिख लिए। तो ये तीनों जो हैं ये लॉस, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग है, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग। अब हम इन तीनों जो तीन लॉस प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि ये जो लॉस ऑफ लर्निंग है, इनका हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें इसका क्या इतलाक़ है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या फ़ायदे हैं, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट हमारा आ गया लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, इसको हम लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन, लॉ ऑफ मोटिवेशन। मैंने जो स्टडी मटेरियल आपको सेंड किया है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, वो नोट्स हैं, आप देख लीजिए। वो शॉर्टेस्ट और अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके के नोट हैं। तो इसको लॉ ऑफ रेडीनेस को हम लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स एज वुडवर्थ कॉल्स इट द लॉ ऑफ मेंटल सेट। तो वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस लॉ को लॉ ऑफ मेंटल सेट भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू मे से व्हेन वी आर रेडी टू लर्न, we learn more quickly, effectively and with greater satisfaction. Then we are not ready to learn. So you may say that for learning any activity or task, the learner must be mentally set or ready. तो dear students, readiness का मतलब है तैयारी, ठीक है। मोटिवेटेड, आप तैयार हैं, आपका रुझान है किसी चीज़ की तरफ, सीखने की तरफ। आप ज़िंदगी में कोई भी काम ले लें, तो जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक जो है वो काम इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता। आप कोई भी काम ले लें, आप जैसे साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप
समझते हैं कि भाई साइकिल जो है ये एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, ये मुझे हासिल होना चाहिए। दूसरा, टाइम की बचत हो जाती है, ज़्यादा फ़ासला जो है वो कम वक्त में तय हो जाता है। ठीक है, चलने से जो इंसान कासर हो तो उसको साइकिल जो है एक बहुत बड़ा सहारा है। साइकिल ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, जो भी है, जब आपकी चाहत है तो आप जो है वो जल्दी सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, पूरे ध्यान के साथ सीखेंगे वो चीज़। तो इसी तरीके से आप मिसाल ले लीजिए, आप मोस्टली गांव के लोग जो है वो किसान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे घर में माल मवेशी भी होते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं कि उनको करीब वाले किसी झरने या किसी नहर वगैरह पे पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। अब हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि मवेशी जो है वो पानी नहीं पी रहे, तो हम सीटी बजाना शुरू करते हैं। सीटी इसलिए बजाते हैं कि हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो पानी पिएँ। अब मुर्गी के सामने आप किसी कटोरी वगैरह में पानी रखें, उसका अगर जी नहीं कर रहा है, वो तैयार नहीं है पानी पीने के लिए, उसका दिल नहीं कर रहा, मर्ज़ी नहीं है, तो वो नहीं पिएगी। आप 1000 बार जो है उसका सर पकड़ के उस कटोरी, पानी वाली कटोरी के अंदर जो है आप उसको देते रहें, लेकिन वो पानी नहीं पिएगी। वो उसी वक्त पिएगी जब वो मोटिवेटेड होगी, वो रेडी होगी पीने के लिए, उसका मन चाहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ रेडीनेस इसी बारे में बात करता है, इसी बारे में हमें बताता है। तो इसका एजुकेशन में काफ़ी हद तक इतलाक़ होता है, इसके बड़े यूजेस हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। प्रिपेयर्डनेस, आपकी तैयारी की शिद्दत क्या है, कम है, आप कम तैयार हैं या ज़्यादा तैयार हैं पढ़ने के लिए। एंड ईगरनेस टू लर्न, और आपकी चाहत क्या है, आपकी तैयारी और आपकी चाहत क्या है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो उसके बाद है लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, कि आप जो अमल करना चाहते हैं, जो एक्टिविटी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उस तरफ आपका रुझान कितना है। थर्ड, द इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न एंड दे विल नॉट लर्न मच इफ़ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो रेडी होंगे पढ़ने के लिए तो वो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से कोई चीज़ सीख पाएंगे, बनिस्बत उसकी जब वो तैयार नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉइंट्स में ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखना चाहते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स जो है वो साथ साथ में बोलता जाऊंगा, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। फर्स्ट आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखिए लॉ ऑफ रेडीनेस की, मोटिवेशन। बिफोर टीचिंग ए लेसन चिल्ड्रन शुड बी मेड रेडी टू लर्न ए पार्टिकुलर टास्क सो दैट लर्निंग में बिकम क्विकर, ईजियर, इफेक्टिव एंड परमानेंट। तो हमारे जो बीएड करते हैं या डीएड करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो टीचिंग प्रैक्टिस में लेसन प्लान होता है, तो टीचिंग प्रैक्टिस में उनको सिखाया जाता है। तो हर वर्षन एक लेसन प्लान है। तो हर वर्षन एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसकी बुनियाद पे जो है वो हर वर्षन टीचिंग प्लान बनाया गया। तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही है, मोटिवेशन, कि क्लास में टीचर बच्चे को सबसे पहले मोटिवेट करे, उसको तैयार करे पढ़ने के लिए। वो कोई नया टॉपिक लेकर के आया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो बच्चे से पूछे। ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चों की क्यूरियोसिटी रोज़ होगी, बच्चों का इंटरेस्ट उसकी तरफ जाएगा, बच्चों की अटेंशन उस तरफ जाएगी। जब वो टीचर समझे कि बच्चे अब पढ़ने के लिए तैयार हैं तो वो उनको पढ़ाना शुरू करे। मिसाल के तौर पर टीचर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाना चाहता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बच्चों से पूछेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड इंग्लिश का, इसका क्या मतलब है। बच्चे कहेंगे जी बिजली है। अच्छा, किस किस के घर में बिजली है, सब हाथ खड़ा करेंगे, जी मेरे घर में बिजली है, मेरे घर में है, सब में है। अच्छा, बिजली पे कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं आपके घर में, बोलेंगे जी बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं, एग्जॉस्ट फैन चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे तो करते करते वो कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे आएगा, जहाँ पर बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से टीचर कहेगा कि मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाऊँगा, इसके प्रिंसिपल्स जो है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो बच्चे जो है उनको पहले तैयार किया, उनको पहले रेडी किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए।
अब जब बच्चे मोटिवेटेड हैं तो समझें कि आधी जंग जो है टीचर ने जीत ली है, ठीक है। अब वो पढ़ाने के लिए जो तैयार है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं, और जो टीचर का जो मकसद है वो आसानी से हासिल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, अरोजिंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट। बच्चों का जो ध्यान है, अटेंशन है, उसको अरोज करना है, ठीक है, उसको अराइज करना है, उसको उठाना है, उसको जगाना है, और उनका इंटरेस्ट जो है वो उस लेसन में पैदा करना है। एंड हियर द टीचर शुड अराउज द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग सूटेबल क्वेश्चन। अभी जो मैंने बात की आपको, तो टीचर जो है वो माकूल क्वेश्चन जो है वो जो लेसन पढ़ाने जा रहा है उसके मुतालिक वो पूछेगा। इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बनेगा कि आज टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है, आज क्या बताएगा नई बात, ठीक है, और उनका ध्यान भी उस तरफ जाएगा। तो जब बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो सीखने की तरफ है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि भाई जो आज का जो मकसद है वो पूरे होने वाला है। नंबर 3 लिखिए आप, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ये चाहत, कुछ जानने की चाहत, कुछ नया जानने की चाहत। तो क्यूरियोसिटी जो है ये अशद ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए कि टीचर जो स्टूडेंट हैं वो उनके अंदर एक चाहत पैदा हो कि आज टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है। फिर जब टीचर पढ़ाना शुरू करें तो उनकी चाहत और ज़्यादा बढ़े, और क्या बताएगा, और क्या बताएगा टीचर, और क्या बताने वाला, अच्छा इस चीज़ के बारे में। फिर बच्चे क्वेश्चन भी पूछना शुरू करेंगे। तो टीचर को इस अंदाज से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल रेडी हों पढ़ने के लिए, और जब वो रेडी होंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी भी जो है वो पैदा होगी उस लेसन के तय जो टीचर पढ़ा रहा है। डियर स्टूडेंट, सेकंड लॉ हम चलते हैं। सेकंड इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है मैंने बता दिया आपको। सेकंड लॉ जो है वो हम चलते हैं, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि इस लॉ को हम इस लॉ का दूसरा नाम क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस जो मैंने अभी आपको बताया उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ मोटिवेशन। और लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है, ये सारी जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसके दो नाम और हैं। एक नाम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस और दूसरा नाम है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। ये याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा 100%, 100%, टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी, ठीक है। ये आपको पूछेंगे कि द अल्टरनेट नेम ऑफ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। लॉ ऑफ कुछ और पूछेंगे, 3-4 नाम देंगे, ठीक है, या आपको ब्लैंक में पूछ सकते हैं द अल्टरनेट नेम ऑफ लॉ ऑफ प्रैक्टिस इज, आपने लिखना है सर द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज, आपने लिखना है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या लिखना है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, या दोनों लिख लें। तो ये लॉ जो है ये कहता क्या है, एक आम मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि आप बार बार किसी काम को कर रहे हैं तो आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो यही वो जो E.L. थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल माने एक बार किया वो एक ट्रायल हो गया, दूसरी बार उसी चीज़ को किया वो दूसरा ट्रायल हो गया, तीसरी बार किसी चीज़ को किया वो तीसरा ट्रायल हो गया। जूँ आप बार बार किसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे गलतियां कम होती जाएंगी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, और एरर भी कम होता जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, काबिलियत बढ़ती जाएगी उसमें। तो यही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि बार बार आप किसी चीज़ को करते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है उसको बार बार करते हैं, फिर वो आपको आ जाता है। ग्रामर के जो रूल्स हैं आप उनको बार बार अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, फिर वो आपको परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आप साइकिल चलाना चाहते हैं, बार बार साइकिल चलाते हैं, बार बार आप गिरने का जो अमल है वो ख़त्म होता जाएगा और आपका बैलेंस बनता जाएगा। आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही, आप कर रहे हैं रोज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसी के बारे में कहता है। तो इसको अब मैंने जैसे आपको कहा कि लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ ये क्या है, तो मैंने आपको जब लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी आई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बनता है हमारे नर्वस सिस्टम में।
हर सिचुएशन जो हमारे सामने आती है हम उसको हल करने के लिए, उससे निपटने के लिए कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ अमल करते हैं हम, ठीक है, कि उस काम को किस तरीके से निपटा जाए। तो मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं कि आप जो है, आप किसी एप्रिकॉट का एक पेड़ है, वहाँ पे आप खड़े हैं और एप्रिकॉट खाना चाहते हैं, आप खुबानी खाना चाहते हैं, जिसको अपनी ज़बान में आड़ी भी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आपका मन चाह रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पत्थर उठाएंगे या डंडा कोई उठाएंगे जो करीब में पड़ा होगा और उस पेड़ पे मारेंगे ताकि वो एप्रिकॉट्स जो हैं वो नीचे गिरे। तो हर सिचुएशन जो है आप उसका कोई रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें जो मैंने बताया आपको, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। अब लॉ ऑफ यूज़ अगर हम इसको लेते हैं, लफ्ज़ को, लॉ ऑफ यूज़, तो मैंने अभी जो आपको बात बताई कि हमारे नर्वस सिस्टम में स्टिमुलस और बॉन्ड का, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक बॉन्ड बनता है। हर सिचुएशन, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम का एक हल है, तो वो एक जोड़ा बना हुआ है। तो ये लॉ कहता है कि व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन ए सिचुएशन एंड ए रिस्पॉन्स, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इज अदर थिंग बीइंग्स इक्वल इंक्रीज्ड। कि जब हम एक सिचुएशन में और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसमें एक मॉडिफाइबल कनेक्शन बनता है, मतलब यह है कि हम जब बार बार उस काम को करते हैं, बार बार हम उस काम को करते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको साइकिलिंग का और मैंने आपको टाइपिंग की एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप तैरने की एग्जांपल ले लें। शुरू में आप किसी तालाब या किसी दरिया में तैरना चाहते हैं, आपको तैरना नहीं आता है, तो आपको कोई बताता है भाई इस तरीके से तैरा जाता है, या आगे से दोनों हाथ जो हैं यके बाद दीगरे आपने मारने हैं, या पीछे से टांगें भी जो है आपने हिलानी हैं। तो जो भी तरीका आपको बताता है, तो आप शुरू में जो है इस काबिल नहीं होते कि आप आसानी से तैर पाएँ। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त आता है जब बार बार आप तैरने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है और आप जो है बड़े अच्छे डाइवर बनते हैं, आप एक अच्छे तैराक बनते हैं। तो लॉ ऑफ यूज़ का मतलब यही है। तो लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब है व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन ए सिचुएशन एंड ए रिस्पॉन्स और ए लेंथ ऑफ टाइम, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ अदर थिंग बीइंग इक्वल डिक्रीजेस। तो जब मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बनता है आप सिचुएशन में और रिस्पॉन्स में, यानी कि आप बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको दोहरा नहीं रहे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। आपने 1-2 दिन साइकिल चलाई, 5-6 दिन छोड़ दिया आपने, ठीक है, फिर आपने 7वें दिन चलाना शुरू कर दी, तो फिर आपने 2 दिन चलाई, फिर आपने 5-6 दिन छोड़ दी, तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो यही ये लॉ कहता है। तो इन ब्रीफ यू कैन से दैट इफ एन एक्टिविटी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट इज़ लर्न इफेक्टिवली एंड लैक ऑफ रिपीटिशन काजेज फॉरगेटफुलनेस। तो अगर आप बार बार किसी एक्टिविटी को करते हैं तो वो उसके अंदर परफेक्शन आ जाती है, वो हम मौसर तरीके से सीख पाते हैं। और अगर हम रिपीटिशन छोड़ दें, उसको दोहराना छोड़ दें, तो हम जो है वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने पहली बार जो है वो क्या अमल किया था। तो अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है, इसका तालीम में, इसका टीचिंग लर्निंग दर्स तदरीस में इसका इतलाक़ क्या होता है। फर्स्ट, द टीचर शुड प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर टू प्रैक्टिस और रिपीट द टास्क। रिकॉल हो गया, मैनुअल ड्रिल हो गया, रिव्यू हो गया वगैरह। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे को काम देना चाहिए दोहराने के लिए बार बार। ठीक है, मिसाल के तौर पर राइटिंग की स्किल वो डेवलप करना चाहता है टीचर स्टूडेंट के अंदर, तो उसको बार बार कुछ लिखने के लिए दे, ताकि बच्चों की स्पीड भी बढ़े, एरर कम हो और एफिशिएंटली वो स्पीड के साथ लिख पाएँ। कोई क्वेश्चन है उसको दे भाई याद करके लाना, 1 बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार सुना, तो तीसरी बार बच्चा जो है एक फराटेदार जो है वो क्वेश्चन सुनाएगा। कोई मैनुअल ड्रिल है, ठीक है, कोई हाथ से काम करना है, मसलन लेबॉर्ट्री के अंदर कोई सोल्यूशन बनानी है या कोई साल्ट एनालिसिस करनी है, वहाँ पर बच्चों को बार बार जब वो काम करने के लिए दिया जाए, या जैसे स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सुबह मॉर्निंग प्रेयर में पीटी होती है, योगा होता है, पहली बार आप नहीं कर पाते, ठीक है, तो जब बार बार करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये लॉ कहता है कि
बच्चों से काम को दोहराया जाए, कोई भी काम हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो। जब बच्चे बार बार उसको दोहराएंगे तो वो बच्चों को आ जाएगा, उसके अंदर एफिशिएंट हो जाएंगे। नंबर 2, द टीचर शुड हैव कांस्टेंट प्रैक्टिस इन व्हाट हैज़ वंस बीन लर्न। डिलेड यूज़ और लॉन्ग डिसयूज़ में काज फॉरगेटफुलनेस। तो टीचर जो है उसको कांस्टेंट लगातार प्रैक्टिस करवानी चाहिए जो भी बच्चे ने सीखा है। अगर उसमें डिले करेंगे, उसमें देर करेंगे या काफ़ी देर छोड़ देंगे तो उससे क्या वो फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी, मतलब कि वो भूल जाएंगे। तो पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं अगर आप इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, कि हमारी जो आदत हैं उनके डालने में ये कारगर साबित होता है। क्या, कौन सा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर अच्छी बातें, अच्छे काम जो है, अगर हम बच्चों को कहेंगे बार बार इनको दोहराएं, बार बार इनको करें, ठीक है, तो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को ऐसे काम दे, अच्छे काम दे और उनको बार बार दोहराने के लिए कहे। तो इससे क्या होगा कि अच्छी हैबिट्स बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप हो सकती हैं। बहुत सारी अच्छी डेवलप्स हैं, जैसे विश करना है, पेरेंट्स को विश करना है, सुबह इनको ग्रीट करना है, टीचर्स को ग्रीट करना है, ठीक है। तो जब बच्चे शर्मा रहे हैं तो टीचर कह रहा है नहीं आपने ऐसा करना है, तो बार बार जो है स्कूल के अंदर भी ऐसा करवाया जा रहा है और घर में भी करने की तलकीन की जा रही है, तो बच्चों के अंदर जो है वो अच्छी आदत आएंगी। अब खाने पीने की आदत हैं, बात करने की आदत हैं, ठीक है, इस तरीके की आदत को बार बार दोहराया जाए तो वो जो है हैबिट्स जो है वो हेल्दी हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप की जा सकती हैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक। नंबर 2 लिखिए, बैड हैबिट्स कैन बी इराडिकेटेड। तो इराडिकेट का मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना। जो गंदी आदत हैं, बुरी आदत हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो एक डनलॉप बेटा नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको हम डनलॉप बेटा थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। कि वो कहते हैं कि अगर कोई काम हम किसी बच्चे को देते हैं कि वो अनकॉन्शियसली, गैर शूरी तौर पर उसको बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो वाली आदत छूट जाती है। वो क्यों छूटती है? कि वो बार बार करने से बच्चा कॉन्शियस हो जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और साथ में एक, मतलब एक अनोइंग आर्गूमेंट भी हो कि ये आदत अच्छी नहीं है। तो बच्चा बार बार करने से वो कॉन्शियस हो जाता है, तो वो भूल जाता है। फ़र्ज़ करो बच्चे के अंदर अंगूठा चूसने की, थंब सिकिंग जो सकिंग है उसकी आदत है, या नेल बाइटिंग की आदत है, ठीक है, वो अपने नाखून वगैरह चिबाता रहता है, तो उसको कहा जाए कि बार बार अपना अंगूठा चूसो, बार बार चूसो, बार बार चूसो, ठीक है, और नेल बाइटिंग जो है इसको भी करो। तो वो बच्चा जो है वो कॉन्शियस हो जाएगा, उसको पता लगेगा कि भाई ये बुरी आदत है, और उसको कहा जाए कि ये बुरी आदत है। इसलिए आपको रिपीट करा रहे हैं कि आप जो है, आप ये जान पाओ कि ये जो है आपके अंदर ये आदत है, तो फिर वो ये आदत छोड़ सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बुरी आदत हैं हमारे माशरे के एतबार से, उनको भी जो है इस तरीके से छुड़ाया जा सकता है। ये डनलॉप बेटा थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो इन द स्पोर्ट ऑफ ईएल थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये किस हद तक सही है किस हद तक नहीं है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नंबर 3 लिखिए आप, बाय प्रैक्टिस हैंड राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। बाय प्रैक्टिस हैंड राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। अब मैंने आपको पहले ही कहा आपको कि हैंड राइटिंग की बात है, आप हाथ से लिख नहीं पा रहे, आपकी स्पीड बहुत कम है, गंदा लिखते हैं आप। तो जब आपको रोज़ 3-3 4-4 पेज दिया जाए लिखने के लिए, इसीलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि लिखो भाई, 3-3 4-4 पेजेस लिखिए। आजकल पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते आप। तो बार बार लिखने से क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी आएगी, और आप आसानी जो है वो लिख पाएंगे। तो लिखने की आदत जो है उसको हम डेवलप कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्रिंसिपल की रूह से। नंबर 4 लिखिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़, किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़, किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़, कि कोई लफ्ज़ जो है वो किस तरीके से बोलना है। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं कि हम, टीचर ने शुरू में गलत पढ़ाया या हमने गलत सुना, तो वो लफ्ज़ जो है हमारे जहन के अंदर जो है वो आ जाता है,
और हम सारी ज़िंदगी गैर शऊरी तरीके से उसको बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे लफ्ज़ एकम्पनीड, इसको हम एकम्पनाइड, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो हम अगर उसको सही बोलना भी चाहेंगे तो, लेकिन सबसे पहले हम उसको एकम्पनाइड ही पढ़ेंगे, एकम्पनीड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब जैसे चाइल्ड है, बहुत सारे बच्चे 11th के वो चाइल्ड को चिल्ड पढ़ रहे थे क्लास में, ये सही कह रहा हूँ मैं आपको। अब वो, मैं उनको 100 बार मैंने बताया भी ये चिल्ड नहीं है, चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, लेकिन फिर भी वो उसको कह रहे हैं, क्योंकि गैर शौरी तौर पर उनके जो जहन से वो बात सबसे पहले निकल रही है। हालांकि उनको करेक्शन भी करवाई और उनको इस बात का शौर भी होता है कि मैंने गलत बोला, लफ्ज़ गलत बोला है, ये टीचर ने सही करवाया है, ये चिल्ड नहीं है, चाइल्ड है। तो उनको पता भी है इस बात का, लेकिन अब उन्होंने मुंह से बोल दिया। अब बार बार उनको कहा जाए 5 बार ये लफ्ज़ बोलो, चाइल्ड 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 चाइल्ड, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जब उसको बार बार दोहराएंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो सकती है। देन कम्स द मैथमेटिक्स, हिसाब हमारा, रियाजी। तो ये पूरे का पूरा जो है होली सोली डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रैक्टिस के ऊपर। तो जितना आप टेबल्स, लॉगरिथम के याद करने, फार्मूले याद करने, डेफिनेशन याद करनी है, बार बार मैथ करना है, ये जब भी मुमकिन होगा जब आप बार 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 मैथ करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस मैथ, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और ग्रामर के रूल्स, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो इस लॉ को हम अप्लाई करके बच्चों को मैथ जो है और ग्रामर वगैरह ये ठीक करवा सकते हैं। 6 पॉइंट लिखिए, द एलिमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस कैन बी डिलेड, द एलिमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस कैन बी डिलेड, भूलने का जो उनसर है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिसिंग द एक्टिविटीज़ बिकम डीप रूटेड। तो प्रैक्टिस से क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं वो गहरी चली जाती हैं हमारे जहन के अंदर, और भूलने का अमल जो है वो जाता रहता है। तो फॉरगेटिंग जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है अगर हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो है इतलाक, उसको अगर उसका इस्तेमाल करते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो बार बार करेंगे, किसी चीज़ को याद करेंगे या लिखेंगे तो जो उसका भूलने का अमल है वो जाता रहेगा, वो बात हमारी जो परमानेंट मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें चली जाएगी और हमें हमेशा के लिए याद रहेगी, चीज़ परमानेंट हो जाएगी। 7 पॉइंट लिखिए आप, स्किल्स। स्किल्स मतलब हुनर, जैसे म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, टाइपिंग हो गई, शॉर्ट हैंड हो गई, ठीक है, आप वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गई। तो ये इसको मैक्सिमम हम डेवलप कर सकते हैं इस लॉ की हेल्प से। तो मैंने साइकिलिंग की और जो स्विमिंग की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, उसी तरीके से म्यूज़िक है। बार बार किसी गाने को आप गाएंगे तो आप बहुत अच्छा गाना गाएंगे, जो उसका असली सिंगर है उस जैसा गाना लगभग आप गाना शुरू कर देंगे। पेंटिंग शुरू में आप ठीक नहीं कर पा रहे, बार बार उस चीज़ को आप बनाएंगे, एक पेज पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो एक वक्त आएगा कि आप बेहतरीन पेंटिंग कर पाएंगे। टाइपिंग में भी वही है, ठीक है। आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आप कोई वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, शुरू में आपको नहीं आता, बार बार आप खेलते हैं, बार बार खेलते हैं, आपको फिर आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती हैं, एफिशिएंसी भी आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा लॉ ऑफ रेडीनेस ये क्या है, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, फिर हमने लॉ ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस किया, फिर उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये आज हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या होता है? तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन इट इज़ अकम्पनीड बाय ए प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। हमारी जो लर्निंग है, सीखने का अमल है, वो मजबूत होती है, ठीक है, मुस्तकिल बन जाती है, मुस्तकिम बन जाती है जब वो उसको किसके साथ निस्बत हो, किसके साथ जोड़ा जाए, तसल्ली के साथ जोड़ा जाए और खुशी के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नेक्स्ट, लर्निंग इज वीकेंड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद एन अनप्लीजेंट फीलिंग। अनप्लीजेंट हो गया गैर पसंदीदा एहसास जो है, अनप्लीजेंट फीलिंग, गैर पसंदीदा एहसास।
जब हमारी लर्निंग उसके साथ मुंसलिक होगी तो वो लर्निंग बेहतर नहीं होगी, वो वीकेंड हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। नंबर 3, द इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग। इंसान की जो जज्बाती कैफियत है वो उसके सीखने के अमल पर जो है असरअंदाज होती है। अब कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें हमें करके खुशी मिलती है वो चीज़ें हम बार बार करना चाहते हैं और जब भी करते हैं तो जल्दी सीखते हैं। उसके बरअक्स वो चीज़ें जो हमको खुशी नहीं देती, जिसकी वजह से हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, ज़हनी तकलीफ़ या जिस्मानी तकलीफ़ महसूस करते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं, वो हम सीखना नहीं चाहते और जल्दी हमको वो आती ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन उसके जहन के अंदर एक चीज़ बनी हुई है, डर बना हुआ है कि मैथ बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह से भी नहीं उसको आ रहा है। दूसरा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है मैथ। या फिर कोई बच्चा है वो कोई काम कर देता है, स्कूल के अंदर कोई क्वेश्चन जो है वो टीचर पूछता है, उसका जवाब दे देता है, तो टीचर जो है उसको रिवार्ड देता है, चाहे वो वर्बल रिवार्ड हो चाहे वो नॉन वर्बल रिवार्ड हो, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है, वाह वाह, या सर हिला दिया, या उसकी पीठ थपथपा दी, उसके सर पे हाथ फेर दिया, उसकी ठोड़ी पकड़ के थोड़ा सा है ऐसे करके, वेरी गुड बच्चे। तो वर्बल नॉन वर्बल इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो बच्चा देखता है कि भाई क्या कि मैंने ये इस क्वेश्चन का जवाब दिया तो मुझे आज क्लास के अंदर तारीफ़ मिली, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट किया गया, मुझे अप्रूवल मिला है, तो वो नेक्स्ट बार भी क्या करेगा, वो याद करके आएगा। इसके बरअक्स जो है कोई चीज़ आपको एनाइंग लगती है, डिससेटिस्फाइंग लगती है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको मेहनत ज़्यादा लगती है उस चीज़ में, आपको तकलीफ़ हो रही है, वो चीज़ आप जल्दी नहीं सीख सकते और आप जो है उसको सीखना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि किसी तरीके से मेरी जो है वो इससे जान छूटे। तो इसी तरीके से लर्निंग के अंदर भी ऐसा ही है। अब इसकी एजुकेशनल, अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ है, अगर इसको आप जो E.L. थॉर्नडाइक के वर्ड्स जो हैं उसमें अगर आप समझना चाहें इन्वर्टेड कामा में, तो लिखिए कि मैंने स्टडी मटेरियल भी आपको सेंड कर दिया है, वहाँ से देख लें। मैं जो है इसको दोहरा देता हूँ कि व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन बिटवीन ए सिचुएशन एंड ए रिस्पॉन्स इज मेड एंड इज accompanied बाय ए सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। जो हमारा बॉन्ड बना है सिचुएशन और रिस्पॉन्स का हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, अगर वो किसके साथ मुंसलिक है, किसी तसल्ली आमेज़, किसी तसल्ली बख्श मामले के साथ, या वो हमको खुशी देता है, तो हम वो जल्दी सीखते हैं, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। बट व्हेन मेड एंड अकम्पनीड बाय एन अनोइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, नाराज़ करने वाला, ना खुश करने वाला मामला उसमें है, तो इट्स स्ट्रेंथ इज़ डिक्रीज, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है, कि जो काम हमको आसान लगता है, हमको अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, वो हमको प्लीजिंग लगता है, वो हम सीखना चाहते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। उसके बरअक्स वो काम जो हम नहीं करना चाहते या हमें मुश्किल लगता है, हमें तकलीफ़ होती है, तो हमें किसी किस्म की जिस्मानी या ज़हनी परेशानी उसमें लाक होती है, तो वो हम सीखना नहीं चाहते हैं, और हम अगर सीखना भी चाहें तो जल्दी नहीं सीखते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर होता है। तो इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, कि हमारा दर्स व तदरीस का जो अमल है उसके अंदर इसका क्या इतलाक़ है कि एज ए फेलियर इज़ अकम्पनीड बाय ए डिसकरेजिंग इमोशनल स्टेट, इट शुड बी अवॉइडेड। तो अब यहाँ पे जो फेलियर है, मिसाल के तौर पर अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक बार वो फेल हो गया तो वो उसका दिल जो है वो टूट गया कि मैं फ़ेल हो गया, ठीक है, मेरा साल भर की मेहनत जो है वो जो है ज़ाया चली गई। तो अब उसका मन जो है वो दोबारा पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होगा, ठीक है।
तो इसीलिए 8th 9th तक जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि बच्चों को फेल नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या है कि उनका मन मर जाता है। तो फेलियर जो है एक डिस्करेजिंग एलिमेंट है। ठीक है, एक डिस्करेजिंग, एक आप ये कहें कि जज्बाती हालत है। तो इसको जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन प्ले ग्रेट रोल इन इनकरेजिंग द पीपल। अभी मैंने आपसे ये डिस्कस की बात कि रिवार्ड, इनाम देना है, कुछ इनाम देना है। ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको अहमियत देनी है। तो ये रिवार्ड देना, इनाम देना और किसी चीज़ को अहमियत देना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग में। अब बच्चे ने कुछ क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दिया, टीचर को कुछ सुना दिया, तो टीचर उसको रिवार्ड देता है अगर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं अपनी कहानी कि मैं जब एक बार आरटी लगा, कोई 15 दिन मैंने किया वो काम, तो दोनों टीचर जो थे वो छुट्टी पे थे, तो मैं बेचारा अकेला था। तो एक ही कमरे में, टोन एरिया, पुंछ टोन एरिया की बात है, तो 5th तक सारे बच्चे जो है वो क्या थे कि मेरे सुपुर्द थे और एक ही कमरे में इकट्ठे। अब दूसरी क्लास का बच्चा जो है उसको ABC नहीं आती थी, ABC। तो मैं बड़ा रंजीदा हुआ कि भाई देखिए इस बच्चे को ABC नहीं आती, सेकंड में पढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया कि उसको अपने टेबल पे बिठाया, उसके मुंह पे प्यार किया और मैंने टॉफ़ियाँ लाई थी और मैंने उसको टॉफ़ियाँ दी। तो क्या हुआ जनाब कि वो बच्चा जो है वो ई तक मैंने उसको पढ़ना सिखाया और रोने लगा कि मुझे आगे नहीं आता। मैंने बोला और टॉफ़ी दूंगा तुझे, अगर आगे पढ़ेगा, 3 अल्फ़ाबेट और पढ़ेगा तो तीन तीन टॉफ़ियाँ और दूंगा। तो वो मैंने आधी पढ़ाई थी तो उसके आगे वो दौड़ने लगा। तो अब ये टॉफ़ी मैंने जो उसको दी ना, ये रिवार्ड था। ठीक है, तो रिवार्ड उसने देखा कि बाप यहाँ पे आया, वही क्या कि सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस जुड़ा है यहाँ पे लर्निंग के साथ। उसने देखा कि पढ़ने से टॉफ़ियाँ मिलती हैं, तो अब उसके पढ़ाई की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई, उसका शौक़ बढ़ गया, अब वो जल्दी सीखने लगा। इसी तरीके से पुनिशमेंट, पुनिशमेंट क्या है, ऊपर हमने जो बात की अभी फेलियर की, यहाँ पे जो फेलियर है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। पुनिशमेंट क्या है कि पुनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। पुनिशमेंट प्रोड्यूसेस ए नेगेटिव इफेक्ट एंड इट काजेज डिस्करेजमेंट। तो अब इसमें हम पुनिशमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हालांकि स्कूल के अंदर पुनिशमेंट जो है वो लीगली जो है वो प्रोहिबिटेड है, मना है, वो नहीं दे सकते। अब बच्चे को इनकरेज भी तो किया जा सकता है। बच्चे देखिए, आज आपने उतना अच्छा नहीं सुनाया लेकिन अच्छा सुनाया आपने, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वेरी गुड यार, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चा जो है वो नेक्स्ट बार याद करके आएगा। तो पुनिशमेंट भी इस लॉ की तरफ से एक इशारा है कि अगर हम पुनिशमेंट देंगे तो इससे हम किसी बैड हैबिट को हम रोक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप स्टडी मटेरियल से देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख लें। तो इससे हम जो गुड हैबिट्स हैं और गुड एटीट्यूड्स और गुड हैबिट्स हैं बच्चों के अंदर, वो डेवलप कर सकते हैं। तो अच्छी आदत जो हैं उस पर हम कोई रिवार्ड दें, कोई अप्रूवल दें बच्चे को, उनको हम, ठीक है, अच्छी आदत जो हैं उनको, उनके लिए हम कोई इनाम रखें, कोई शाबाश रखें। ठीक है, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। बच्चे को कुछ पैसे भी दे सकते हैं हम, बच्चे को कुछ टॉफ़ी, कोई खाने चॉकलेट दे सकते हैं। ठीक है, तो गुड हैबिट्स जो हैं जब वो जुड़ेंगी किसी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ तो वो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, घर में किसी बच्चे को नमाज़ पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है, एक नमाज़ पढ़ेगा तो मैं आपको, ठीक है, चॉकलेट दूंगा, फिर दूसरी नमाज़ पढ़ी फिर चॉकलेट दी, तीसरी नमाज़ पढ़ी फिर चॉकलेट दी। ठीक है, तो करते करते बच्चे के अंदर नमाज़ पढ़ने की हैबिट जो उसको हम डाल सकते हैं। नंबर 2, इमोशंस ऑफ एंगर एंड जेलसी जो है इसको हम रिमूव कर सकते हैं इस लॉ की हेल्प से। तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि ये एंगर और जेलसी जो है, दीस आर द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दीस आर द नेगेटिव हैबिट्स। तो इसको जो अवॉइड करना चाहिए, इसको डिसअप्रूवल किया जाए और इसको नकारा जाए, तो इससे बच्चों को पता लगे कि ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं और, ठीक है,
तो इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी हम इसको हम बच्चों से छुड़ा सकते हैं। रिवार्ड एंड पुनिशमेंट की जो थ्योरी है वो इसी लॉ के ऊपर डिपेंड करती है कि रिवार्ड देने से, इनाम देने से जो है क्या होता है कि बच्चा सीखना चाहता है और जल्दी सीखता है। अगर हम पुनिशमेंट देंगे तो बच्चा जो है उससे भी सीखता है। तो पुनिशमेंट मतलब आज बच्चे ने नहीं सुनाया तो बच्चे को कहा जाए कि नहीं भाई आपने ठीक नहीं किया है, तो जब बच्चे को ये पता लगेगा कि आज मुझे अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो जो है करके आएगा। तो डिज़ायरेबल सेंटीमेंट्स जो है उनको हम रिमूव कर सकते हैं और जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट, जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं उनको भी हम रिवार्ड्स के साथ जो है एसोसिएट करके बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर डेलिंक्वेंट बिहेवियर है, सोशली अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, तो उसको भी बेहतर किया जा सकता है बच्चे को गंदी आदत छुड़ा करके, ठीक है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो छुड़ा करके। तो वो हम चाहे पुनिशमेंट के ज़रिए उसको रिव्यू करने के ज़रिए या उसको बिल्कुल उसके सामने लेक्चर दिया जाए कि आपने जो किया है ये बहुत गलत है, समाजी एतबार से इसको सराहा नहीं जाता है, ठीक है, ये हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारे कानून के एतबार से गलत है, तो ये भी एक किस्म की पुनिशमेंट है। तो बच्चा जब महसूस करेगा कि भाई मुझे इसकी तारीफ़ नहीं की, फ़र्ज़ करो बच्चे के अंदर टोलेरेंसी है, जिन्हें स्कूल से भागने की आदत है, अब एक बार पकड़ लिया टीचर ने तो फिर उसको क्लास में बता दिया कि भाई देखा ये गंदी आदत है, ये गंदे बच्चों की आदत है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप अच्छे बच्चे हो, आपको ये सूट नहीं करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देगा। उसके बाद हम इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो मेमोरी जो है, तो मेमोरी जो है इज़ कनेक्टेड विद दिस लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम याद रखना चाहते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वो हम भूलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमको बार बार हम उनको दोहराना चाहते हैं, हम उनको लोगों के सामने रखना चाहते हैं और हमारे जहन के अंदर ताज़ा रहती हैं। जबकि बुरी बातें जो है वो हम भूलना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जहन के अंदर आए ही ना। तो ये भी जो है क्या है कि अच्छी चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, इसीलिए कहा गया कि टीचर को कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाए ऑडियो विजुअल एड से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे टीचर ने 6th में, 7th में, 5th में पढ़ाई थी, मुझे अभी तक वो मंज़र याद है, वो ब्लैक बोर्ड याद है, वो टीचर के चेहरे पे मुस्कुराहट और उसके पढ़ाने का तरीका जो है वो अभी तक याद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 3 लॉस ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहते हैं। तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट, तो इसको हम लॉ ऑफ एनॉइंग या, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, और लॉ ऑफ, ठीक है, एनॉइंग और डिसअलाइंग भी कहते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 जो लॉ ऑफ लर्निंग जो है ये हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉस जो है ये समझ आ गए हैं। तो अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप पर्सनली मुझे फ़ोन करके ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये लॉस जो हैं ये आपने याद करने हैं, इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी याद करनी है। एक तो मल्टीपल चॉइस में इसमें 1-2 क्वेश्चन पक्का होंगे, डेफिनेटली मुझसे गारंटी ले लो। दूसरा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। तो इसलिए इसको बार बार याद करके इसको लिखने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपना ख़ास क्वेश्चन बना के रखें, इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आप तक पहुंच गई है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।